देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक आविष्कार एटम बम का है। लेकिन एटम बम को चलाने का नियंत्रण मनुष्य के हाथ में है। लेकिन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी के संदर्भ में आगे के समय में ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी मानव के कितने नियंत्रण में रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी ने दुनिया को एक नई परिभाषा दी है, दुनिया को एक नया क्षेत्र दिया है। संभल कर संतुलित रूप से चलेंगे तो निश्चित ही फ़ायदा होगा, वरना एटम बम की तरह शायद उससे कहीं ज़्यादा इसका अधिक नुकसान दुनिया को झेलना पड़े। तो क्या इससे नौकरियों पे असर पड़ेगा, जो बहुत बड़ा हल्ला है कि नौकरी खत्म हो जाएंगी? मुझे नहीं लगता नौकरियों पे असर पड़ेगा, लेकिन नौकरियों के स्वरूप में ज़रूर परिवर्तन होगा। जैसे आज हमारे जो थाने दिखते हैं, परंपरागत जो पुलिस थाने, धीरे धीरे वो साइबर थानों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो स्वरूप ज़रूर बदलेगा और स्वरूप को बदलने के लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। नमस्कार, मिशन सच से मैं राजेश रवि। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित कुमार जैन, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हैं और यूजीसी सामाजिक अपवर्जन एवं समावेशी नीति अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं। इनसे हम युवाओं के मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर युवा किस तरफ जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो वहाँ रोज़ाना हज़ारों युवाओं से इनका संपर्क होता है। तो उन्हीं पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे मुद्दों पर जो युवा लगातार हम देखते हैं कि कभी आत्महत्या कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो युवा क्या, आज का युवा आपको लगता है, आप यूनिवर्सिटी में रोज़ देखते हैं, कोटा में देखते हैं, तो क्या भ्रमित हो गया है क्या कहीं युवा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि युवा भ्रमित हो रहा है। ये जो कुछ उदाहरण हैं, इन्हें हम अपवाद स्वरूप में माने तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी ये सारी जो आपने विषय बताए, चिंता का विषय है। आप ये देखिए कि भारत का युवा या कहीं और का युवा पर्यावरण के प्रति जितना सेंसिटिव इन वर्षों में हमने देखा है, जितना चिंतित देखा है, और वो पर्यावरण के लिए काम भी कर रहा है, वो अन्य विषय, अन्य जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित कई तरह के विषय हैं, उनके लिए भी वो काम कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो एक चिंता जो उभर के आ रही है, वो ये उभर के आ रही है कि युवाओं में अवसाद, अकेलापन, मोटापा जैसी गंभीर समस्याएं हम देखने को मिल रही है। और एक बड़ी समस्या वैश्विक स्तर पर अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें ओबेसिटी आई है, उदासीनता की बात की गई है कि युवाओं में उदासीनता, ये सारी जो समस्याएं हैं वो इसलिए हो रही है कि हमने केवल और केवल तकनीक पर निर्भरता को इतना बढ़ा दिया है, और उसके कारण ये अकेलापन हुआ, चाहे अवसाद हुआ, चाहे बेचैनी हुई, चाहे तनाव हुआ, और चाहे आत्महत्या की ओर जाना हुआ। तकनीक जीवन में सहायक है, लेकिन तकनीक जीवन में संपूर्ण नहीं है। तो इस कारण सारी समस्या हमको देखने को मिल रही हैं। नहीं तो क्या, जैसे सोशल मीडिया पर टाइम बढ़ गया है, तो क्या सोशल मीडिया भी एक कारण है युवा को कहीं पीछे धकेलने में या इन सब चीज़ों को करने में? देखिए, इन दिनों स्क्रीन टाइम तो बहुत बड़ा है, और भारत सरकार की और वैश्विक स्तर पर कई रिपोर्टें स्क्रीन टाइम को जो बता रही हैं, तो चिंता की स्थिति है। एक आम युवा भारत में 6 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम पे अपना समय दे रहा है, और जो 6 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम पे उन जानकारियों को देखने के लिए समय दे रहा है जिनका स्थायित्व बहुत अधिक नहीं है। जो आज देख रहे हैं उसका शाम को उपयोगिता नहीं है, और जो शाम को देख रहे हैं उसकी कल उपयोगिता नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि उसे क्या देखना है, क्यों देखना है और कैसे देखना है। उसे जो दिखाया जा रहा है उसे वो सत्य मान के आगे चल रहा है। मैं कहूँगा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इस समय दिख रही है कि सत्य और सत्य साथ दिखने वाले में अंतर ना करने के कारण आपका जो प्रश्न है कि युवा भ्रम की स्थिति में पैदा हो रहा है, वो युवा में भ्रम पैदा हो रहा है। मतलब हम एक ऐसे युग की ओर जा रहे हैं जब फोटोकॉपी तो है, लेकिन उसका मूल नहीं है, और बिना मूल के अभाव में फोटोकॉपी की स्थिति किस तरीके से होगी, तो निश्चित ही हमारे लिए चिंता का विषय है। नहीं तो मैं वही जानूँ कि भाई ये जब ऐसी स्थिति है कि मूल ही नहीं है, मतलब एक तरह से यूँ कहें कि भाई उसके पास सामने एकदम स्पष्ट तस्वीर नहीं है कि युवा करे क्या। पहले तय हो जाता था कि भाई नहीं, बच्चे को हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। आज तो 10वीं 11वीं पढ़ने के बाद भी पता नहीं कहाँ घर वाले कुछ कहने लगते हैं, बच्चे कुछ कहने लगते हैं। तो ये भ्रमित वाली स्थिति तो है ना, इसका क्या समाधान है? बेसिकली क्या है कि हम समाज में संस्थागत रूप से हमारे युवा के स्वभाव को पहचानने वाला मैकेनिज्म जो है वो विकसित नहीं कर पाए, और उस मैकेनिज्म नहीं विकसित होने के कारण हम अपने युवा को या तो अभाव में या प्रभाव में हम ढकेल रहे हैं, उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं जा रहे। और स्वभाव अब आप पूछेंगे कि स्वभाव कैसे विकसित करें जिससे उसकी रुचि को, अभिरुचि को हम पहचान सकें। तो मुझे लगता है कि देखिए, मुझे ये लगता है कि हमें अपने परंपरागत सोचने के तरीकों को त्याग कर
उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सांस्कृतिक स्थिति, उसकी अभिरुचियाँ, उसकी रुचियाँ, उसके आसपास के परिवेश के अनुसार उसकी गतिविधियों का अवलोकन करके हमको देखना पड़ेगा। आपको ध्यान में होगा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शतरंज का एक बड़ा प्लेयर जो वर्ल्ड लेवल का चैंपियन बना, सुकेश उसका संभवित नाम है, और सुकेश ने जिस प्रकार से सुकेश के जीतने के बाद उसके पिता का एक इंटरव्यू आया और उसके पिता ने बताया कि सुकेश का किसी भी कक्षा में एडमिशन नहीं है, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं है, और उसके पिता ने उसकी रुचि अभिरुचि पहचान कर केवल और केवल फोकस किया शतरंज के अंदर, और देखिए उसका कितना सुंदर और सुखद परिणाम हमको देखने को मिला। तो हमारे साथ समस्या क्या है कि हम केवल और केवल आर्थिक आधार पे भारत के या अपने आसपास के बच्चों का फ्यूचर निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का पैकेज इतना हो, उसको इतना पैसा मिले, इसलिए उसे एक टूल समझ के हम उन इकोनॉमिक फोर्सेस में डाल रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि उसके अंदर से किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, किस क्षेत्र में वो जाके अच्छा कर सकता है। तो शायद हमें, मुझे लगता है कि उस दिशा में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका कहना है कि मतलब पैसे केवल पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी जाए और उसके बच्चे के जो अंदर कहीं जो प्रतिभा छिपी है या वो चाहता है उसी को पेरेंट्स कहीं स्वीकार करें। बिल्कुल यही बात। तो क्या समाज में ऐसा देखने को भी मिलता है या केवल अपवाद ही है कि कहीं कहीं, वरना बच्चा तो यही होता है कि पड़ोसी का बच्चा जो बन गया मैं भी उस अपने बच्चे को वहीं ले जाना चाहता हूँ। नहीं, अब समाज सोचने लगा है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप उसकी थीम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहली बात यही कही गई है कि हर बच्चे को उसकी स्वभाव के अनुसार, उसकी अभिरुचि के अनुसार उसको विकसित करना है, और वैरायटी इतनी विकसित होगी समाज में कि वो रास्ता आपने क्या किया, उसे बनी बनाए स्ट्रीम में जाने के लिए तैयार किया है। उसका वो हो सकता है कि कोई नई स्ट्रीम बनाए, कोई नया क्षेत्र चुने, कोई नया व्यवहार चुने, लेकिन आपने क्या उसके नए व्यवहार चुनने की क्षमताओं को ख़त्म करके बने बनाए स्ट्रीम में उसे भगाने की कोशिश की, वो नहीं दौड़ पा रहा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस बात पे फोकस करती है कि आपको वो क्षेत्र विकसित करने पड़ेंगे और उसे लेकर जाना पड़ेगा उसके स्वभाव के अनुसार। इसलिए वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया, उसकी मातृभाषा में उसका शिक्षण होना चाहिए, उसकी जो क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थिति हैं उन परिस्थितियों को समझने की, जानने की उसमें क्षमताएं विकसित होनी चाहिए, तभी जाके वो चीज़ों को संवेदनशील बनेगा, देश और समाज से जुड़ा रहेगा और अपना व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। नहीं तो जैसे अपन कहते हैं कई बार की डिग्री बहुत सारी ले ली और स्किल नहीं है, तो डिग्री और स्किल को कैसे देख रहे हैं आपकी ये जो नई पॉलिसी भी है? मान लो हम क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ लेंगे, राजस्थानी में पढ़ लेंगे, तो क्या फिर हम उस लेवल पर जा पाएंगे जहाँ हमारा सिस्टम चाहता है या हमारा देश चाहता है कि हम दुनिया में जाके अपना नाम करें? तो वो क्षेत्रीय भाषा और उस बोली भाषा, उस स्किल को देख के कुछ होगा? देखिए, मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि कुछ वर्षों पहले हमारे भारत की शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई कि एजुकेशन इज लाइक ए ट्रेन, और आप की हैसियत कितनी है उस हिसाब से उस ट्रेन का आपने टिकट खरीदा है। आप थर्ड क्लास एसी में जाना चाहते हैं या फर्स्ट टायर एसी में जाना चाहते हैं या सेकंड टायर एसी में जाना चाहते हैं या बिना टिकट के चढ़ के भी जाना चाहते हैं, हमने देखे हैं। तो लेकिन समस्या क्या है, यात्रा में कोई समस्या नहीं है, डिग्री लेने में कोई समस्या नहीं, कोई रुकावट नहीं, लेकिन डिग्री लेने के बाद जब स्टेशन से बाहर उतरते हैं और उतरने के बाद जब विद्यार्थी ये तय नहीं कर पाता कि उसे किस दिशा में जाना है, तब प्रश्न उठता है कि डिग्री में जो उसने सीखा है या समझा है, जो जाना है, उसका व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग होगा, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। इसीलिए क्या कहा गया है कि उसके स्वभाव को पहचान कर उसकी क्षेत्रीय जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार वो काम करने की क्षमताएं विकसित करें। ज़रूरी नहीं कि वो देश के अन्य हिस्से में जाए, हो सकता है कि उसी हिस्से में रहकर अपने आप को सिद्ध कर सके, अपनी उपयोगिता साबित कर सके। हमने क्या किया, एक ग्लोबल फीचर बनाने की कोशिश की है। उस ग्लोबल फीचर का नुकसान क्या है कि एक ही तरह की नौकरी के लिए सभी लोगों को जाने की छूट दे दी गई। जैसे आप देखिए सरकारी नौकरी, आज हर विद्यार्थी का सपना है बीएड करें, और बीएड किस लिए करनी है? पढ़ाने के लिए करनी है। पढ़ा किस लिए रहे? कि पढ़ाने के लिए बच्चे तैयार होंगे। तो आप देखिए कि डिपेंडेंसी कितनी बढ़ती जा रही है, और उसका परिणाम क्या होगा, 36-37 साल तक वो प्रतियोगी कोचिंग संस्थानों में केवल एक थर्ड ग्रेड के टीचर की नौकरी की तैयारी के लिए लगा रहता है।
आप ये देखिए समाज की क्या स्थिति हो गई है। जबकि वो अपने जीवन के 12 या 15 साल कहीं और जगह नियोजित करता तो शायद उसके सुखद या सकारात्मक परिणाम आते। तो इल्यूजन्स कुछ क्रिएट हुए हैं कि सरकारी नौकरी सब कुछ मिल गई तो बहुत बढ़िया। नहीं, पर अब आज जैसे वर्तमान युग देखें तो 2 चीज़ों पे बहुत चल रहा है कि एआई आ गया। एआई जो है वो हमारे यूथ को कहाँ ले जाएगा, यूथ को क्या, और अब तो सब लोग हैं, तो एआई का इम्पैक्ट कितना है, पॉजिटिव कितना है, और उसका क्या कोई नुकसान भी होगा, इस पर एक बार थोड़ा। देखिए, इस प्रारंभ में जब कोई नई चीज़ आती है तो उसकी उपयोगिता को या उसके गुणों को या उसकी सुविधाओं को हम लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो विस्तारित होती जाती है तो साथ में उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हमारे सामने उभरते हुए आते हैं। एआई के भी बहुत सारे ड्रॉबैक उभर के आ रहे हैं जो, और मुझे युवाओं के संदर्भ में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक लग रहा है वो लग रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर नहीं कर पा रहा है। वो सूचनाओं को ज्ञान मान रहा है और सूचनाओं को फिल्टर करने का फिल्टर सिस्टम उसने अपने अंदर नहीं लगा पाया। फेसबुक या सोशल मीडिया से कोई भी नैरेटिव या कोई भी सूचना मिली उसे यूं की यूं स्वीकार करके वो अपना रिएक्शन उस सूचना के अकॉर्डिंग तय कर रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक भ्रम क्रिएट हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति को गलत दिशा में लेकर भी जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे लग रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, और जो नॉलेज है, इसके बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है और जो उसकी समझ विकसित नहीं हो पा रही उस अनुरूप। मतलब देखिए, आप तकनीक के साथ क्या है, तकनीक का विकास के साथ समाज को उस तकनीक को ग्रहण करने की जो परिस्थितियाँ, उनका भी विकास करना पड़ेगा। यदि इन दोनों में अंतर हो गया तो हमारी भाषा में कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट कल्चरल लैग, कि आप अभौतिक संस्कृति में तो बढ़ गए लेकिन भौतिक संस्कृति में नहीं बढ़ पाए, या भौतिक संस्कृति में बढ़ गए अभौतिक संस्कृति में नहीं बढ़ पाए। तो उस कल्चरल लैग को धीरे धीरे कम करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। और कोई आप जो युवाओं को संदेश देना चाहें, कोई ऐसी विशेष? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जीवन हार और जीत दोनों से मिलकर बना हुआ है। केवल जीतना ही ज़रूरी नहीं होता, कई बार हार को स्वीकार करके उससे सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। एआई और तकनीक के युग में हमारे युवा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसकी सावधानियां को भी हमको समझना पड़ेगा। मानव एआई और सोशल मीडिया इन सबको नियंत्रित करे, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया और एआई मानव को नियंत्रित करें, ये बिल्कुल किसी भी स्थिति में मानव सभ्यता के लिए तो ठीक नहीं रहेगा। और परिवर्तन के इस युग में बदलाव के लिए हमको तैयार रहना ही है, और जिस गति से परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तेज़ गति से परिवर्तन हो रहे हैं, उससे दुगनी गति हमको अपने आप को तैयार करने में लगानी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रोहित कुमार जैन। इन्होंने युवाओं को लेकर बहुत सारी जानकारी दी। आप इसमें क्या और नया जोड़ना चाहते हैं, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ये सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है हम आपको वापस से डॉक्टर रोहित जी से ही उनके जवाब भी दिलवाएं। अगर आपने हमारा मिशन सच नेटवर्क चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।